हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका खूबसूरत सा चैनल जीएस मस्ती पर। आज हम लोग बायो का फर्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं जिसमें कोशिका के बारे में जानेंगे। बायोलॉजी बायोलॉजी में जिसमें जान हो, जो जीवित हो, जिसके अंदर जान हो, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो बायोलॉजी का पिता कौन है? अरस्तु है। बायोलॉजी का पिता अरस्तु है। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक जूलॉजी जिसे जंतु विज्ञान बोलते हैं, एक बोटनी जिसे वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। शुरुआत में जूलॉजी को ही बायोलॉजी कहा जाता था। तो बताइए, जब बायोलॉजी का पिता अरस्तु है तो जूलॉजी का भी पिता कौन है? अरस्तु। जूलॉजी का पिता कौन है? अरस्तु। जूलॉजी का पिता अरस्तु। अब इसके अंदर क्या चीज का अध्ययन करते हैं? तो जूलॉजी में एनिमल्स का अध्ययन करते हैं और बॉटनी में प्लांट्स का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी में एनिमल्स का और बॉटनी में प्लांट्स का। तो एनिमल्स के अंदर जितने भी मानव भी आ जाते हैं और साथ साथ जो भी जानवर है वो भी आ जाते हैं। तो इसमें जो कैटेगराइज किया है, जो समझदारी किसमें कितना है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, डिवाइड है, किसका क्या काम है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसको अपना पोजीशन मिला है। जैसे इसमें इसके अंदर मानव भी है और साथ साथ क्या, जितने भी जानवर है सभी का सभी है। तो इसके अंदर जूलॉजी के अंदर किसका अध्ययन करते हैं? एनिमल्स का। और बॉटनी के अंदर किसका करते हैं? प्लांट्स का। तो जूलॉजी से स्टार्ट करते हैं। जूलॉजी में सेल को हिंदी में कोशिका बोलते हैं। कोशिका। अब इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है? सेल का बायोलॉजिकल नेम क्या है? साइटो। इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है? साइटो। अब याद रखने का तरीका देखिए, यहाँ सेल सी से स्टार्ट है और साइटो भी सी से स्टार्ट है। तो सेल का जो अध्ययन करते हैं किस चीज में करते हैं? सेल का बायोलॉजिकल नेम क्या है? साइटो है। तो इसका अध्ययन क्या कहलाएगा? इसका अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता। साइटोलॉजी। इसका अध्ययन क्या कहलाता? साइटोलॉजी। सेल का अध्ययन साइटोलॉजी। सेल का बायोलॉजिकल नेम क्या है? साइटो। अब देखते हैं सेल का जो है खोज किसने किया था। तो सर्वप्रथम सेल का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। इससे पहले सेल जान लेते हैं क्या होता क्या है। सेल क्या है? शरीर का वह सबसे छोटा अंग है जो अपना हर एक काम खुद कर लेता है। जैसे इसका हर एक काम करने का मतलब शोषण भी करता है, अपने लिए ऊर्जा भी बना लेता है, पाचन का भी काम करता है, हर काम करता है। लेकिन इससे क्या कह सकते हैं? एक सबसे छोटा इकाई कह सकते हैं। सबसे छोटा क्या है? यूनिट है। जैसे हम बात करें यूनिट क्या होता है, जैसे डीएमसीएच है। डीएमसीएच में किसी तरह के किसी को बीमारी हो जाए फिर भी उसमें जाएगा तो उसका इलाज होगा। लेकिन कहीं कहीं हॉस्पिटल में लिखा रहता हड्डी रोग विशेषज्ञ या आंख का रहता है, तो वो एक क्या स्पेशल हो गया, तो वहां पर हर कुछ करने जा सकता। लेकिन एक डीएमसीएच का बात करें तो उसमें क्या हर टाइप का जिसको जो बीमारी है जाएगा तो वहां पर इलाज हो सकता है। वो क्या है? एक यूनिट है। इसी तरह से क्या एक बड़े स्तर पे बात किया जाता है, क्या हो जाएगा? एम्स हो जाएगा। तो ये भी इसी तरह से इस सेल क्या है? एक सबसे छोटा क्या है? वह अंग है जो अपना हर एक काम क्या करता? खुद कर लेता। और क्या है? सबसे छोटा इकाई है, ना कि सबसे छोटा अंग है। तो इससे भी कई हजारों गुना छोटा है। डीएनए, आरएनए, जीन, न्यूक्लियोटाइड। तो इससे क्या बहुत ढेर सारे अंग क्या है? छोटे हैं। तो ये छोटा नहीं, छोटा वह सबसे छोटा अंग है जो अपना काम क्या करता है? हर एक काम खुद कर लेता। अब देखते हैं इसका खोज किसने किया था। सर्वप्रथम इसका खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन ये मरा हुआ कोशिका किया था। तो फिर जीवित कोशिका किसने किया? जीवित कोशिका का खोज एंटनी वॉन लीवन हॉक ने किया था।
मृत कोशिका का खोज किया था कौन? रॉबर्ट हुक। और जीवित कोशिका का एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे। कोई छोटा चीज हो तो उसको क्या करते हैं, खोद करके निकालते हैं। जैसे क्या हुक से निकालते हैं ना, तो उसको खोद करके क्या करते हैं, निकालते हैं। तो इससे याद रखना सेल क्या हो, छोटा ही होता, तो इसको खोद करके निकाला, तो उससे क्या चीज से खोदते हैं, हुक से। तो मृत कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। और जीवित का, इसी में देखिए हुक, तो इसको याद रखना, हॉक, तो जीवित का हॉक और मृत का हुक। अब आते हैं, ये सब इसको खोज करने के बाद चला गया, तो फिर आदमी सबको समझ में नहीं आ रहा था ये है क्या। तो कौन आए? रॉबर्ट सलैंड एंड स्वान नाम के वैज्ञानिक ने आए, और उन्होंने बताया कि एक कोशिका जो है, इस कोशिका से मिलकर पूरा शरीर का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो उसने क्या दिया? कोशिका का सिद्धांत दिया। तो कोशिका का सिद्धांत किसने दिया भाई? कोशिका का सिद्धांत सलाइडेन एवं स्वान ने दिया। सलाइडेन एवं स्वान ने क्या दिया? कोशिका का सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या कहा, जो पूरा बॉडी है उसका निर्माण किससे हुआ है? कोशिका से, सेल से मिलकर बना है। अब कैसे बना है देखते हैं। इसका कोशिका को मिला करके एक जैसे कोशिका को जब मिलाएंगे एक सिस्टमेटिक तरीका से, तो क्या उत्तक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? उत्तक। इसको सेल बोलते हैं, इसको टिश्यू। उत्तक का निर्माण होता। जब ढेर सारे उत्तक को मिलाते हैं तो क्या बनता है? अंग। और अंग से मिल करके क्या बनता है? शरीर का निर्माण होता। क्या होता है? शरीर का निर्माण। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्गन। ये क्या हो गया? बॉडी। अब इसका कंपैरिजन कीजिए। जब आप घर बनाओगे तो क्या होगा? ईंट की जरूरत पड़ेगी, तो ईंट को एक सिस्टमेटिक ढंग से क्या होगा, जब ईंट को कैसे जोड़ोगे, ऐसे एक यहाँ आप दे दोगे, एक यहाँ दे दोगे, तो क्या एक दीवार बन सकता? नहीं बन सकता। तो जो भी ईंट है उसको क्या करोगे, एक सिस्टमेटिक तरीका से जब हम बनाएंगे तो एक दीवार का निर्माण हो जाएगा। क्या होगा? जब ईंट को एक सिस्टमेटिक ढंग से बनाएंगे तो क्या होगा? एक दीवार का निर्माण होगा। एक दीवार का निर्माण होगा। और इस दीवार को क्या करेंगे? एक सिस्टमेटिक ढंग से घेराव करेंगे तो क्या बनेगा? एक रूम बन जाएगा। और इस रूम से मिलाकर, ढेर सारे रूम मिलाकर क्या बन जाएगा? एक घर। यही देखिए, इस आप कंपैरिजन की जो कोशिका क्या हो, जिस तरह से घर बनाने के लिए सबसे छोटा पार्ट क्या हो गया? ईंट। इसी तरह जब मेरा बॉडी का निर्माण होता है तो क्या होता है? इस सबसे छोटा पार्ट क्या हो जाता है? कोशिका। और कोशिका के अंदर ढेर सारे छोटे छोटे अंग हैं, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो इससे मिलकर क्या बनता है? उत्तक। और उत्तक से मिलकर क्या बनता है? अंग। अंग से मिलकर के क्या बनता है? शरीर। तो यही सिद्धांत कौन दिया? सलाइडेन एवं स्वान। सलाइडेन एवं स्वान क्या दिया? कोशिका का सिद्धांत। इन्होंने क्या कहा? कोशिका से मिलकर क्या बनता है? उत्तक। और उत्तक से मिलकर क्या बनता है? अंग। अंग से मिलकर के पूरे बॉडी का क्या होता है? निर्माण। तो अब देखते हैं भाई, सबसे बड़ा कोशिका क्या होता है और सबसे छोटा क्या कोशिका क्या होता है। और हर ऑल देखेंगे। जैसे कोई नदी का बात करें तो एक क्या होता? विश्व का सबसे बड़ी नदी। एक क्या होता? भारत की सबसे बड़ी नदी। तो इसी तरह ओवरऑल का बात करें तो सबसे बड़ा जो है कोशिका, सबसे बड़ा कोशिका जो होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। शुतुरमुर्ग का क्या होता है? अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटा जो होता है, सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा का होता है। किसका होता है? माइकोप्लाज्मा का। सबसे छोटा किसका होता है? माइकोप्लाज्मा का। सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा का। शुतुरमुर्ग का अंडा का लगभग जैसे आप नारियल का जितना बड़ा होता है ना फल, उसी का साइज का होता है। तो सबसे बड़ा किसका होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटा कोशिका किसका होता है? माइकोप्लाज्मा का। तो बताइए, बायोलॉजी का पिता कौन है? अरस्तु। जूलॉजी का कौन है? अरस्तु। और बोटनी का पिता कौन है? बोटनी का पिता
थियोफ्रैक्टस, थियोफ्रैक्टस। बोटनी का पिता कौन है? थियोफ्रैक्टस। बोटनी का पिता कौन है? थियोफ्रैक्टस। बायोलॉजी का अरस्तु, जूलॉजी का अरस्तु। क्यों? शुरुआत में जूलॉजी को ही क्या कहा जाता था? बायोलॉजी कहा जाता था। तो इसका पिता अरस्तु, तो जूलॉजी का पिता भी अरस्तु। बोटनी का कौन है? थियोफ्रैक्टस। इसके बोटनी का अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? प्लांट का। और इसके अंतर्गत किसका किया जाता है? एनिमल का। और एक चीज, एनिमल में जो होता है, जो भी होता है, इसमें लोकोमोशन होता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक ये जा सकते हैं। लेकिन प्लांट जो है एक ही जगह पर ऐसे ऐसे क्या होता है? अपना हिलता जुलता, मतलब एक ही जगह अपना क्या करते हैं? मोशन करते हैं। प्लांट का एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, जहां पर है वहीं पे क्या करते हैं? अपना मोशन करते हैं। तो इसके अंदर क्या, एक किसके अंदर पढ़ा जाता है? बोटनी के अंदर। अब देखते हैं जूलॉजी का सबसे छोटा पार्ट कोशिका से स्टार्ट करते हैं। कोशिका क्या है? सबसे छोटा इकाई है, न कि सबसे छोटा अंग है। सबसे छोटा वो अंग है जो अपना काम, हर एक काम क्या करता? खुद कर लेता। तो इसका जो बायोलॉजिकल नेम क्या है? साइटो है। सेल का बायोलॉजिकल नेम क्या है? साइटो है। इसका अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। सेल का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। अब मृत कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट। और जीवित का कौन किया था? एंटोनी ऑन लीवन-हाउ। एंटोनी ऑन लीवन-हाउ। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? सलाइडेन एवं स्वान। उसने क्या कहा कि जितने भी कोशिका से मिलकर क्या हुआ? पूरा बॉडी का निर्माण हुआ है। अब सबसे बड़ा कोशिका क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे बड़ा क्या होता? सॉरी, सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा, और छोटा क्या होता? माइकोप्लाज्मा का होता है। अब मानव में देखते हैं। मानव में स्त्री और पुरुष महिला दोनों आ जाते हैं। मानव के अंतर्गत पुरुष और महिला दोनों आ जाते हैं। तो मानव में जो होता है बड़ा कोशिका ओवम का होता है। ओवम अंडाणु का होता है। अंडाणु किसमें पाया जाता है? फीमेल में। किसमें? फीमेल में। सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है मानव में? ओवम का होता है। और किसमें पाया जाता है? फीमेल में पाया जाता है। और सबसे छोटा का बात करें तो छोटा किसमें होता है? स्पर्म। स्पर्म, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? शुक्राणु। शुक्राणु एक किसमें पाया जाता है? मेल में पाया जाता है। ये किसमें पाया जाता है? मेल में पाया जाता है। और सबसे लंबी कोशिका का बात करें तो लंबी कोशिका क्या होता है? ब्रेन का होता है। अब ब्रेन किससे मिलकर बना होता है? न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। न्यूरॉन से क्या होता है? मिलकर बना होता है। यहाँ पे देखिए, ए बड़ा और छोटा ओवरऑल में है, लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो क्या होता है? ओवम का। और किस में होता है? फीमेल में। और सबसे छोटी कोशिका किसका? स्पर्म का। और ये किस में पाया जाता है? मेल में। और सबसे लंबी मतलब क्या? न ये बड़ा न छोटा, लंबी। इसका जैसे कुतुब मीनार का बात करें तो ना वो बड़ा है न छोटा, वो क्या है? लंबा है। तो उसी तरह लंबी कोशिका किसका होता है? ब्रेन का होता है। ब्रेन में क्या पाया जाता? न्यूरॉन पाया जाता। अब देखते हैं विभाजन या पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण ये जो होता है लीवर में क्या होता है? पुनर्निर्माण मतलब सेल डिवीजन। इसको बोल सकते सेल डिवीजन। सेल सबसे ज्यादा किस में होता है? लीवर में। इसमें सबसे ज्यादा होता है, इसमें क्या होता है? नहीं होता है।
सेल डिवीजन लीवर में क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। यदि वहां पे कट गया या कोई आपको चाकू मार दिया तो क्या होगा, वो बहुत आराम से सही हो जाएगा, सेल डिवीजन होकर क्या होगा, सही हो जाएगा, बशर्ते उसमें हो रहा ना हो। ऐसे घुमा दिया तो फिर उसका लीवर क्या हो जाएगा, खत्म। वैसे चाकू मार के छोड़ गया, अपना आराम से चले जाइए डॉक्टर के पास, आराम से वो क्या करेगा, निकाल देगा और वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन ब्रेन में चोट लग गया तो एक क्या होता है, ये ऊपर सबसे ऊपर जो है एक चमड़ा है, इसके अंदर जो है मांस भरा हुआ है, इसके अंदर खोपड़ी है और उसके अंदर क्या है, मेनिंजाइट्स नाम का क्या है, एक झिल्ली है और उसके अंदर क्या है, न्यूरॉन है। इसके उसके अंदर क्या है, न्यूरॉन। न्यूरॉन यदि न्यूरॉन का क्षति पहुंच गया तो क्या होता, ब्रेन डेज कट जाता है और उसी आदमी का मृत्यु हो जाती है। तो या मेनिंजाइटिस तक चोट लगा तो वहां पे क्या होगा, मेनिंजाइटिस नाम का रोग हो जाता है, जिससे आदमी क्या हो जाता, पगला जाता है। तो लीवर इसमें सेल डिवीजन नहीं होता, यहां तक न्यूरॉन को यदि डैमेज पहुंचा तो उस आदमी का क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। और लीवर में क्या होता है, सबसे ज्यादा सेल डिवीजन हो जाता है। यदि कोई चाकू भी मार दिया लीवर में तो उसका सही होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। तो लीवर में पूछा जाएगा सबसे ज्यादा सेल डिवीजन किसमें होता है, तो लीवर में होता है। सेल डिवीजन कहाँ नहीं होता है, तो कहाँ नहीं होता, ब्रेन में नहीं होता। क्यों, क्योंकि ब्रेन में क्या रहता, न्यूरॉन रहता, जिसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता जो सेल डिवीजन करता, और लीवर में सबसे ज्यादा पाया जाता, वो आगे बताएंगे। अब देखते हैं सेल किस चीज का बना होता। सेल जिस झिल्ली का बना होता है, सेल जिस झिल्ली का बना होता है उसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली, इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। ये जिस झिल्ली का बना होता है उसका नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसका एक और नाम है सेल मेम्ब्रेन। क्या नाम है, सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो है दोनों सेम ही है, इसको हिंदी में बोले तो क्या, कोशिका झिल्ली, इसको प्लाज्मा झिल्ली। ये बना होता है, ये झिल्ली क्या चीज का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का, और ये झिल्ली होता। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चीज का बना होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चीज का बना होता, प्रोटीन का बना होता। क्या चीज का बना होता, प्रोटीन का बना होता। प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं। प्रोटीन को क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। ये चीज जो है क्या चीज का बना होता, प्रोटीन का बना होता। प्रोटीन को क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग में। शरीर का कोई भी पार्ट में मैक्सिमम 99% क्या रहता है, प्रोटीन ही रहता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। देखिए ये जो है एनिमल में पाए जाते हैं। तो एनिमल में क्या होता है, हर टाइप का एनिमल है तो सबका क्या होता है, सेल कुछ अलग होता है। जैसे आदमी का, मानव का बात करें तो उसका सेल अलग होता है। क्यों, क्योंकि वो अपने हर मौसम के अकॉर्डिंग क्या होता है, उस हिसाब का अपना क्या करते हैं, कपड़ा पहनते हैं। जैसे जानवर का बात करें तो किसी, जैसे भैंस का क्या होता, उसका चमड़ा बहुत मोटा होता है तो उसका क्या होगा, सेल अलग थोड़ा होता। और जैसे कुत्ता का बात करें तो उसमें क्या होता, कुत्ता या बिल्ली, तो उसमें क्या होता, उसके ऊपर से सर्दियों से बचने के लिए ढेर सारे क्या होते हैं, बाल होते हैं, जिससे क्या होता, सर्दी के महीना में वो बाल उसको क्या करता, सर्दियों से बचाता। जैसे आप बाल बहुत ज्यादा हो जाए, जैसे आप सर्दी के महीना में टकला हो जाइए तो फिर आपको पता चलेगा सिर बाल सर है ही नहीं, तो ये बाल जो है बहुत गर्म होता है और सर्दियों से क्या करता है, बचाता है। तो आदमी तो अपने मौसम के अकॉर्डिंग क्या करता है, कपड़ा चेंज करते हैं, हर टाइप का, हर मौसम में हर टाइप का अपना कपड़ा पहनते हैं। लेकिन जानवर में क्या होता है, जानवर तो ऐसा कर नहीं सकता, तो उसके लिए क्या होता है, उसको बचने के लिए, सर्दियों से बचने के लिए क्या किया जाता है, उस पे ढेर सारे बाल उग जाते हैं। जैसे कुत्ता के लिए, कुत्ता के शरीर पे भी ढेर सारे बाल होते हैं। भैंस के चमड़ा क्या होता, मोटा होता है, और उसके ऊपर आप देखिएगा तो ठंडी महीना बहुत सारे बाल भी आ जाते हैं, जिससे क्या होता है, उसको सर्दियों से सुरक्षा मिलता है। तो ये किस में पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है केवल एनिमल्स में पाए जाते हैं।
प्लांट्स में नहीं पाया जाता। अब देखिए प्लांट्स का बात करें तो प्लांट्स के लिए इसके ऊपर से एक क्या होता है, एक और परत चढ़ा दिया जाता है। प्लांट्स में क्या होता है, इसके ऊपर एक और परत चढ़ा दिया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, इस परत को क्या बोलते हैं, सेल वॉल। इसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल। हिंदी में बोले तो इसको क्या बोलेंगे, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, इसको क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। ये जो है कोशिका भित्ति, सेल वॉल किसमें पाया जाता है, केवल प्लांट्स में पाए जाते हैं। और प्लांट्स में केवल सेल वॉल, उसके साथ क्या ये नहीं, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही पाया जाता। लेकिन यही पूछा जाए कि मानव में क्या सेल वॉल पाया जाता, नहीं पाया जाता। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं, एनिमल्स कहने का मतलब क्या, उसमें क्या इंक्लूड है, मानव भी इंक्लूड हो जाता। तो यहाँ पर ये सेल वॉल जो है किसमें पाया जाता, ओनली प्लांट्स में पाया जाता। अब प्लांट्स में सेल वॉल के साथ साथ क्या सेल मेम्ब्रेन भी पाए जाते हैं। लेकिन यदि हम एनिमल्स का बात करें तो एनिमल्स में ओनली क्या पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, सेल वॉल नहीं पाया जाता। तो सेल वॉल किसमें पाया जाता है, सेल वॉल केवल प्लांट्स में पाए जाते हैं। सेल वॉल, सेल वॉल इसको क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति ये बहुत ही मजबूत होता, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता। ये जो बना होता, पूछा जाएगा कि कोशिका भित्ति क्या चीज का बना होता, तो कोशिका भित्ति क्या चीज का बना होता, सेल्यूलोज का बना होता। क्या चीज का बना होता, सेल्यूलोज का बना होता। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। और कोशिका झिल्ली क्या चीज का बना होता, प्रोटीन का। देखिए यही से क्वेश्चन आता है, पूछा जाएगा ये तो दोनों प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूछेगा, प्लाज्मा झिल्ली पूछे, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली, दोनों क्या सेम। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कोशिका झिल्ली क्या चीज का बना होता है, क्या चीज का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। और सेल वॉल क्या चीज का बना होता है, वो सेल्यूलोज का। अब देख कैसे याद रखेंगे भाई, सी से क्या है, सेल वॉल शुरू है, तो यहाँ सी से क्या होगा, सेल्यूलोज शुरू है। तो सेल वॉल किससे शुरू है, सॉरी सेल वॉल किससे बना है, सेल्यूलोज से बना। सेल वॉल किससे बना है, सेल्यूलोज से बना। और सेल वॉल किस में पाया जाता, ओनली प्लांट्स में पाए जाते हैं, एनिमल में नहीं पाए जाते। प्लांट्स में और क्या पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी पाए जाते हैं। और सेल मेम्ब्रेन केवल किस में पाए जाते हैं, एनिमल में पाए जाते हैं। यहां तक क्लियर। अब इसके अंदर, इस कोशिका, इस सेल के अंदर जो अंग है उसके बारे में जानने का कोशिश करते हैं। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, ये ढेर सारे अंग पाए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से। कहां से स्टार्ट करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से। और यहां से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे माइटोकॉन्ड्रिया से। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानने का कोशिश करते हैं। कांड्रिया, इसको हिंदी में बोलते हैं सूत्रकणिका। क्या बोलते हैं, सूत्रकणिका। अब देखिए ये क्या होता है, ये कहाँ पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, तो हमारे जो शरीर है असंख्य सेलों से मिलकर बना है, असंख्य सेलों से मिलकर बना है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया हार्ड सेल में पाए जाते हैं। हर सेल, जितने भी हमारे शरीर में सेल है, हमारे शरीर का निर्माण ही सेल से हुआ, तो ढेर सारे सेल है। और सभी सेल में क्या पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता। तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या चीज का जरूरत है, ऑक्सीजन का। माइटोकॉन्ड्रिया क्या चीज का जरूरत है, ऑक्सीजन का। इसे क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, O2 चाहिए। अब भाई इसे O2 चाहिए, तो इसको पहुंचाएगा कौन, O2, ऑक्सीजन इसे कौन पहुंचाएगा। तब एक चीज बताइए, हर जगह क्या होता है, एक पानी टंकी लगा होता है, जिससे क्या होता है, हर मोहल्ला गली क्या होता है, एक पाइप के थ्रू पानी को क्या किया जाता, सप्लाई किया जाता है। उसी तरह हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर क्या है, एक फेफड़ा है जो क्या करता है, एक टैंक के तरह काम करता है। जैसे हम जब सांस लेते हैं तो इस सांस लेते हैं तो इसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड भी है,
ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन है, सबको सांस लिए, सांस लेने के बाद क्या हमारे अंदर गया, फेफड़ा में गया, तो फेफड़ा बहुत होशियार है। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या चाहिए, ऑक्सीजन, तो फेफड़ा क्या करता है, उस ऑक्सीजन को क्या करता, छांट लेता है, और इसके साथ वायु के साथ साथ जो हम क्या कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब जो उसको क्या करता, छांट करके क्या करता, अलग करता। तो प्योर ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छांट करते हैं, और इससे जो है फेफड़ा से क्या होता, नस कनेक्ट होता, और उस नस में क्या होता है, ब्लड रहता, और ब्लड में क्या होता, हेमोग्लोबिन पाया जाता, तो उसके थ्रू हर जगह क्या होता है, पहुंचाया जाता है। हर जितने भी सेल है सबको क्या करता, लो अपना ऑक्सीजन लो, जिसको जरूरत है अपना क्या करता, ऑक्सीजन को क्या करता, बांट देता। तो अब ये ऑक्सीजन कैसे बढ़ता, तो इससे ऑक्सीजन की जरूरत क्यों पड़ा है, तो इसको इसके अंदर क्या होता है, एक रिएक्शन होता है, इसके अंदर क्या होता है, एक रिएक्शन, जिस रिएक्शन को क्रेब्स रिएक्शन कहते हैं, इसका क्रेब्स चक्र कहते हैं। इसका खोज जो है क्रेब्स नाम का वैज्ञानिक ने किया था, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्रेब्स रिएक्शन, क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र। इस चक्र के फलस्वरूप, इसके फलस्वरूप क्या बनता है, 38 एटीपी, इसके फलस्वरूप क्या बनता है, 38 एटीपी, और 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। अब बताइए ऑक्सीजन की क्यों जरूरत पड़ा, इसे क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एक चक्र चलता है, क्रेब्स चक्र, उसके फलस्वरूप क्या 38 एटीपी बनता, और 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण होता है, और ग्लूकोज से हमें क्या मिलता, ऊर्जा मिलता। यदि ग्लूकोज नहीं हो शरीर में तो उसका क्या, वो बहुत कमजोर रहता, और वो हमेशा क्या होता, मसुएल जैसे रहता है, कभी सोएगा कभी कुछ, मतलब उसको कभी भी फिट उठ आ जाता, कभी गिर जाता। तो ग्लूकोज हमेशा चाहिए आदमी को। तो एक क्या, एक तरह से क्या ऊर्जा का निर्माण किया। तो ऊर्जा का एक क्या हो गया, फैक्ट्री, जहां पर कोई काम होता है, जहां से कोई प्रोडक्ट बनता उसको क्या बोलते हैं, फैक्ट्री। तो यहाँ पे क्या चीज बन रहा है, ऊर्जा बन रहा, तो इसको क्या बोलेंगे, ऊर्जा का ग्रिड, ऊर्जा घर, या पावर हाउस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस, पावर हाउस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस, या ऊर्जा ग्रिड, ऊर्जा ग्रिड। आप आपसे पूछ देगा ऊर्जा ग्रिड किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ऊर्जा ग्रिड किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये क्या करता है, ये आंतरिक शोषण, क्या आंतरिक शोषण, जितने भी सेल है क्या ऑक्सीजन चाहिए, तो एक वो शोषण क्या, आंतरिक शोषण काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। आंतरिक शोषण काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है, आंतरिक शोषण का काम करता है, आंतरिक शोषण का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर की जो दीवार होती है, इसके अंदर की दीवार, जिसे क्या कहते हैं, क्रिस्टी, इसके आंतरिक दीवार को क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं, इसके आंतरिक दीवार को क्रिस्टी बोलते हैं। और इसके अंदर बहुत सारे अंग हैं, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो आप अपना खूबसूरत सा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें। जय हिंद।